Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7 science. Chapter name is respiration in organisms. बच्चे ये हम organisms के बीच में respirations का chapter है which shows you the difference between breathing and respiration. Normally अभी तक आपने breathing का word सुना हुआ है कि जो हम सांस लेते हैं, बट आज हम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि रेस्पिरेशन होती क्या है और ब्रीदिंग होती क्या है, दोनों में डिफरेंस है, वो डिफरेंस हम देखेंगे। ठीक है बेटा, चलो शुरू करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स कि व्हाई डू वी रिस्पायर, कि हम क्यों रिस्पायर करते हैं, पहले हम वो पढ़ते हैं। अब ये देखो, हम रिस्पायर क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि देखा जाए आप साइंस पढ़ रहे हो, आप मतलब छोटे होते से पढ़ते आ रहे हो कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उन सबको एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्यों चाहिए? एनर्जी हमें इसलिए चाहिए ताकि हम अपना काम अच्छे से कर सकें। हम लोग जैसे बच्चे हैं, बच्चे पढ़ सकें, अच्छे से खेल सकें और सारी अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो हमने परफॉर्म करनी होती है पूरे दिन में वो हम अच्छे से कर सकें। सो इसलिए हम लोगों को एनर्जी चाहिए होती है। अब वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? अब आप बच्चे हो, आप लोगों को हम लोग कहते हैं ना, पेरेंट्स आपके कहते हैं आपकी ग्रोइंग एज है, यू नीड एनर्जी। बच्चों को बहुत एनर्जी चाहिए होती है और बच्चों में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती भी है। तो ये बच्चों को एनर्जी कहाँ से मिलती है? बच्चे या बड़े, कोई भी हो, किसी एज का भी बंदा हो, लिविंग बीइंग कोई भी है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, इवन आपका एनिमल है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी है, सबको एनर्जी चाहिए। एनर्जी जो हमें मिलती है, हमने कहाँ से मिलती है? वो हमें मिलती है जो हम फूड खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं, उससे हमारे को एनर्जी मिलती है। तो ये जो हम खाना खाते हैं बेटा, ये जो खाना है वो हमारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये आपका ऐसे डाइजेस्ट तो नहीं हो जाता कि आपने खाना खाया और आपका डाइजेस्ट हो गया, ऐसे तो नहीं होता। उसको टाइम लगता है, आपकी बॉडी में जाएगा, बॉडी आपकी फंक्शनिंग करेगी, जितने उसके ऑर्गन्स हैं सारे ऑर्गन्स फंक्शंस करेंगे, उससे वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में खाना आपका एनर्जी प्रोड्यूस करता है। किसके साथ प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ। वो जो हम खाना खाते हैं वो ऐसे ही हमारा डाइजेस्ट नहीं होता, वो हमारा सिंपलर फॉर्म्स में पहले ब्रेक डाउन होता है। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है ना कि खाना हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है और उसके बाद में हमारी जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी हमारे को मिलती है और हमारे को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी मिलता है। ये जो आपका प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है। सो जो हम ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग क्या होता है? वो सांस लेना होता है। सांस लेना इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेस्पिरेशन। सो अगर आपको रेस्पिरेशन, आपसे कोई आपके एग्जाम में मैम पूछ लेती हैं, टीचर पूछ लेता है कि व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, सो यू हैव टू राइट दिस डेफिनेशन: the food is broken down into smaller forms in the presence of oxygen to produce energy along with carbon dioxide and water. The process is known as respiration. ठीक है बेटा, क्योंकि खाना जो है, खाना गिव्स यू एनर्जी, बट ऐसे आपका टेबल पे पड़ा है खाना, इट वोंट गिव यू एनर्जी। एनर्जी आपको तभी मिलेगी अगर आप उसको प्रॉपर खाओगे और आपकी बॉडी पूरी फंक्शनिंग करेगी, उसको डाइजेस्ट करेगी, उससे एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। सो इस प्रोसेस को अगर रेस्पिरेशन आएगा मतलब, तो आपने ऐसे लिखना है। नाउ कम्स ब्रीदिंग में। ब्रीदिंग क्या आता है? ब्रीदिंग को हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कह देते हैं। अगर आप एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग के बारे में आता है तो उसमें क्या है, जो आपने अभी तक पढ़ा है कि हम सांस लेते हैं, सांस लेते हैं तो हम कौन सी गैस अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन। और हम क्या रिलीज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बीच में बेटे हम जो ब्रीदिंग में जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर वेपर भी हम रिलीज़ करते हैं। सो ब्रीदिंग में क्या है, जो हम सांस लेते हैं इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। वी टेक इन ऑक्सीजन एंड वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। ठीक है, सो दैट इज़ नोन एज ब्रीदिंग और यू कैन से एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सो जो आपकी ऑक्सीजन आप लेते हो उसमें जो ऑक्सीजन है वो आपके सारे बॉडी के पार्ट्स में, जितने भी आपके सेल्स हैं, आपको पता है आपकी बॉडी में, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि हम हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सेल्स होते हैं और ह्यूमन बॉडी में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स हैं। तो वो सारे सेल्स में ऑक्सीजन
हर सेल के पास जाती है, ट्रांसपोर्ट होती है और वो सेल से वो रेस्पिरेशन प्रोसेस कंडक्ट करती है। ठीक है, तो ये जो हमारे सेल्स हैं, ये सेल से पूरा हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस कंडक्ट होता है और हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो नाउ कम्स कि जो आपने पढ़ा है, जो हमारे सेल्स हैं, सेल्स में हमारी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। वो एनर्जी जो करेंसी है, मीन्स जिस फॉर्म में एनर्जी को हम बताते हैं, दैट इज़ एटीपी। ठीक है, एटीपी बोलते हैं हम, जो आपकी एनर्जी की करेंसी है सेल की। अगर कोई पूछे सेल की एनर्जी करेंसी क्या है, तो यू हैव टू राइट एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है बेटा, अब ये देखना है आपने, जो आपकी रेस्पिरेशन है सेल्स के अंदर होती है। सेल्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है कि सेल्स के अंदर हमारा मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में आपकी रेस्पिरेशन सेल की होती है। ठीक है, सो आपको बेटे ये इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि मतलब कहाँ पे सेल के कौन से पार्ट के बीच में रेस्पिरेशन होती है, तो आपको बताना है माइटोकॉन्ड्रिया। या आपको सेल की एनर्जी करेंसी क्या है, दैट इज़ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। या आपको रेस्पिरेशन की डेफिनेशन आती है तो आपने देनी है, अगर ब्रीदिंग की आती है या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की आती है तो वो देनी है। अभी जो मैंने आपको समझाया कि जो सेल के बीच में रेस्पिरेशन होती है, दैट इज़ नोन एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सो दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होती है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। इस चैप्टर में ऐसे बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो आपको पता होना चाहिए, पेपर में आ सकते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, फिलअप्स में भी इस टाइप के आ सकते हैं, सिंपल से ट्रू फॉल्स में। जैसे वन वर्ड क्वेश्चन आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है, या रेस्पिरेशन सेल में किस पार्ट से होती है, तो ये आफ्टर एट दैट। ऐसे ही आपका एनर्जी सेल करेंसी सेल की क्या है, एटीपी। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होती है, ये सब चीज़ें आपको आ सकती हैं। अब हम आगे देखते हैं। रेस्पिरेशन दो तरह की होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन। राइट, पहले हम पढ़ते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। नाउ व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन होती है हमारी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। राइट, एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होती है, दैट इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। जब आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ना, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब दोनों इकट्ठे ये होंगे तो इनसे क्या प्रोड्यूस होगा? आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये देखो मैंने नीचे इक्वेशन फॉर्म में भी आपको दिया है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपी। एटीपी एज यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि एटीपी जो है हमारा एनर्जी सेल है, एनर्जी करेंसी है सेल की, कि जिससे हम एनर्जी को डिनोट करते हैं। सो यू कैन से ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, सो नाउ एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब बारी आती है हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन, हमने पढ़ ली एनारोबिक रेस्पिरेशन की। एनारोबिक रेस्पिरेशन जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो हमारी ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है रेस्पिरेशन, उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। सो ये नॉर्मली कहाँ पे होती है? ये वो वाले माइक्रोब्स में होती है, जैसे आपके यीस्ट हो गई। अब यीस्ट क्या होती है? आपने देखा हो आपकी मम्मा कई बार भटूरे वगैरह बनाते हैं, या बेकरी में देखो आपके वहाँ पे केक्स वगैरह में, या आपके जो बनते हैं ये बर्गर बन्स वगैरह, उन सब में यीस्ट डलती है। तो वो जो यीस्ट डलती है उसके बीच में नॉर्मली ये होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में नॉर्मली आपके जो आपके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनते हैं आपके अल्कोहल या एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बट समटाइम्स आपका लैक्टिक एसिड भी बनता है। राइट, इसको ही अगर हम इक्वेशन फॉर्म में देखें, अब ग्लूकोज है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, एनारोबिक है, क्योंकि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज क्या बनाएगा? अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, और यू कैन से एटीपी। और
या sometimes glucose in the absence of an oxygen also gives lactic acid and energy. नाउ जो आपका लैक्टिक एसिड है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पहले था हमारी एब्सेंस में, अब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड क्या बनाएगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है बेटा, तो ये मैंने आपको यही चीज़ आपको मैंने इक्वेशन की फॉर्म्स में समझाई है। समटाइम्स अगर आपको पेपर में आ जाता है तो आपने ऐसे लिखना है। हमने बेटा अभी हम एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस हमने किया है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो ये आपने अभी डिस्कस किया है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ये यीस्ट में होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होती है लाइक यीस्ट, बट ये हमारी ह्यूमन बॉडी में भी हो जाती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये कहाँ होती है, कौन से बॉडी पार्ट में होती है, ये मसल सेल्स में होती है। समटाइम्स आप देखो जब आप बहुत ज़्यादा तेज़ भाग रहे हो या आप बहुत फास्ट वॉकिंग कर रहे हो या आप बहुत फिज़िकल वर्क आप कर रहे हो, तो उससे कुछ देर बाद में आपको एक जब आप ज़्यादा काम कर लेते हो तो आपको ना पेन फील होती है या क्रैम्प्स फील होते हैं अपने मसल्स में, थकावट के कारण। आपको जो आप ज़्यादा फास्ट आप भागे हो या आपने वॉकिंग की है बहुत तेज़ या आपने काम बहुत ज़्यादा फास्टली कर लिया, तो उस कारण जो आपकी मसल्स में कुछ पेन होती है या क्रैम्प्स फील होती है। ये नॉर्मली क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी को जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी उस टाइम हमने यूज़ की है। तो ये सब करने के बाद में हमारी बॉडी में देखो हमने एनर्जी तो बॉडी से ज़्यादा ले ली, बट ऑक्सीजन की सप्लाई तो उतनी रही ना। ये तो नहीं है कि आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ गई है। आप देखो इसीलिए अगर आप बहुत तेज़ भागते हो या बहुत तेज़ भागने के बाद में आप देखो आप लॉन्ग ब्रीथ्स लेते हो, लंबे लंबे सांस लेते हो, वो किस लिए लेते हो, ताकि आपकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी हो, ऑक्सीजन आपके अंदर जाए और आपकी एनर्जी अप्रोप्रिएटली प्रोड्यूस हो। ठीक है, इस कारण आपके यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन उस टाइम होते। इस प्रोसेस में बेटा क्या होता है हमारा, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई तो उतनी है नहीं, ऑक्सीजन की सप्लाई तो हमारी कम हो गई है ना, जितनी थी उतनी थी, बट हमने एनर्जी ज़्यादा हमारी लग गई है। तो उस केस में हमारे क्या होता है यहाँ पे एक तरह से जब हमारी ऑक्सीजन कम हो जाती है तो हमने क्या नॉर्मली किया कि जब हमारी ऑक्सीजन के साथ हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और हमारा वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी तो हर केस में प्रोड्यूस होती है, बट अब जब हमारी ऑक्सीजन हमारी सप्लाई थोड़ी कम है, उस केस में क्या होगा, हमारी लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन होगी। तो जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि लैक्टिक एसिड कभी कभी हमारा प्रोड्यूस होता है, तो लैक्टिक एसिड के साथ भी हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये जो है ये आप देखो जब आप ऐसा काम करते हो तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमारी लैक्टिक एसिड कभी कभी प्रोड्यूस इस टाइप होते हैं। तो ये आपको अब आप मुझे बोलोगे कि मैम हमारे को फिर रिलीफ कैसे मिलता है इन चीज़ों से। इन चीज़ों से अगर आपको क्रैम्प्स हो गई हैं या आपको पेन फील हो रही है, अगर आप हॉट वाटर बाथ ले लो, उस ल्यूकवार्म वाटर से अगर आप नहा लो तो उससे क्या आपको थोड़ा सा रिलीफ आपको फील होता है। ठीक है, देखो आपने एरोबिक रेस्पिरेशन हम लोगों ने पढ़ रही है, हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ ली है। अब आपको पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो ये जो क्वेश्चन आपको कई बार आता है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे अटैम्प्ट करोगे वो देखो। तो एरोबिक रेस्पिरेशन तो ये जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में होता है। ठीक है, एंड एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, बट जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो हमारे कुछ में होता है, जैसे कुछ बैक्टीरिया में हो गया, फंगाई में हो गया, जर्मिनेटिंग सीड्स में हो गया, या हमारे कुछ एनिमल टिश्यूज़ में हो गया। एनिमल टिश्यूज़ में जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि मसल्स में हमारे जब मसल पेन होने लग जाते हैं, जो अभी मैंने बात समझाई है कि आपकी जो क्रैम्प्स पड़ जाते हैं वहाँ पे हमारी
लैक्टिक एसिड की डिपोजिशन हो जाती है, वहाँ पे हमारी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन ज़रूरी चाहिए होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इतनी ज़रूरी नहीं होती है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज हो जाते हैं, ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। बट एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमारी कंप्लीट ऑक्सीडेशन ग्लूकोज की नहीं हो पाती, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास एब्सेंट है उस केस में। तो जब हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारी ग्लूकोज पूरी ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो वो क्या चीज़ें बाय प्रोडक्ट्स क्या निकालता है, वो निकालता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। बट इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन वो क्या निकालता है, क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन तो होती ही नहीं है ग्लूकोज की, तो वो आपको अल्कोहल निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है और एक एनर्जी, बट वो लेस अमाउंट में एनर्जी निकालता है। इन सम केसेस लैक्टिक एसिड इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू विल अटेंड द क्वेश्चन ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसमें अगर आपको डिफरेंस आ जाता है, आपने ऐसे उसको शो करना है। बेटा अभी हमने रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस किया, अब बारी आती है ब्रीदिंग की। ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग इज़ नॉर्मली सांस लेना और सांस छोड़ना, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। तो चलो इसको हम डिटेल में देखते हैं। अब देखो, प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन और गिविंग आउट एयर इज़ नोन एज ब्रीदिंग। जो मैंने आपको बताया, नॉर्मल हम जो सांस लेते हैं और जो सांस छोड़ते हैं उसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग। तो इसमें हमारे दो प्रोसेस लगते हैं ब्रीदिंग में, एक प्रोसेस इनहेलेशन और दूसरा प्रोसेस एक्सहेलेशन। इनहेलेशन जो हम सांस अंदर लेते हैं, गैस अंदर लेते हैं, और एक्सहेलेशन जो हम सांस छोड़ते हैं। ठीक है, इनहेलेशन इज़ ब्रीदिंग इन ऑक्सीजन रिच एयर। हम देखो एयर लेते हैं, जब हम ब्रीद करते हैं, हम नोज़ के थ्रू ब्रीद ह्यूमन बींग्स करते हैं, तो ऑक्सीजन रिच एयर हम ब्रीद इन करते हैं। अब देखो, जब हम ब्रीद करते हैं तो हमारी ऑक्सीजन के साथ में, एयर के साथ में कितने डस्ट पार्टिकल्स भी हमारे अंदर हम इनहेल करते हैं। बट आप देखो, आपके नोज़ में हेयर्स होते हैं, वो हेयर्स की जो लेयर है वो प्रोटेक्ट करती है कि आपकी बॉडी के अंदर डस्ट पार्टिकल्स अंदर ना जा सके, इसलिए सिर्फ ऑक्सीजन रिच एयर ही हमारे अंदर जाती है, प्यूरिफाइड एयर हमारे अंदर जाती है। ठीक है, और दूसरा प्रोसेस है जो हमने एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में हम जो है अपने बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो हमारे है बनी है अंदर, वो सारी हम ब्रीद आउट करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में जितनी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की एयर प्रोड्यूस हुई है, वो सारी की सारी हम ब्रीद आउट के फॉर्म में उसको एक्सहेल कर देते हैं। सो दिस इज़ योर प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलेशन, और यू कैन से हमने ब्रीदिंग के बारे में डिस्कस किया। आगे हम बात करते हैं रेट ऑफ ब्रीदिंग। आप देखो, रेट ऑफ ब्रीदिंग में क्या है कि एक ब्रीथ हम कब कहते हैं, जब आप एक बार सांस लेते हो और एक बार सांस छोड़ते हो। मीन्स वन ब्रीथ कंप्राइजेज ऑफ वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन। एक ब्रीथ हम जो सांस ले रहे हैं और एक जो सांस छोड़ रहे हैं, उन दोनों को कंबाइन करके हम एक ब्रीथ कहते हैं। अब बारी आती है कि नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन 1 minute इज कॉल्ड ब्रीदिंग रेट। अब ब्रीथ जो है, जो आप 1 मिनट में एक इंसान पूरा प्रोसेस करता है, ब्रीद इन और ब्रीद आउट, पूरा 1 मिनट में जितना करता है, जितनी बार करता है, जितनी नंबर ऑफ टाइम्स जो इंसान करता है, दैट इज़ नोन एज ब्रीदिंग रेट। ठीक है, अगर हम बहुत ज़्यादा हैवी फिजिकल वर्क कर रहे हैं, या जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी, अगर आप बहुत तेज़ रनिंग कर रहे हो या वॉकिंग कर रहे हो या अपना काम बहुत फास्टली कंप्लीट कर रहे हो फिजिकल वर्क, तो उस केस में क्या है कि आपकी रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों? ठीक है, और नॉर्मल एक एडल्ट जो ह्यूमन बीइंग है, वो कितनी बार 1 मिनट में सांस लेता और छोड़ता है, या आप कह दो ब्रीदिंग रेट क्या है नॉर्मल एवरेज एडल्ट ह्यूमन बीइंग का 1 मिनट में, वो आपका 15 to 18 टाइम्स होता है। 15 to 18 टाइम मीन्स कंप्लीट 1 ब्रीद इन एंड 1 ब्रीद आउट, मीन्स 15 to 18 टाइम्स ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ठीक है बेटा।
तो हमने अभी तक ब्रीदिंग हमने डिस्कस किया है, पर हम प्रॉपर उसका प्रोसेस कैसे हम ब्रीदिंग करते हैं वो डिस्कस करते हैं। सो ब्रीदिंग प्रोसेस में देखो क्या होता है, जो आप एयर इन यू इनहेल इन एंड यू एक्सहेल आउट, जो आप सांस लेते हैं और हम सांस छोड़ते हैं, वो प्रोसेस है ब्रीदिंग का। सो जब हम ब्रीदिंग करते हैं, कौन सी गैस हम अपने अंदर लेके जाते हैं ड्यूरिंग इनहलेशन, जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड जब हम एक्सहेल करते हैं रिलीज़ करते हैं। ठीक है। सो अब देखो, जब अब आप ह्यूमन बींग्स हैं, वो सांस कहाँ से लेते हैं? आपके फेस पे नोज़ लगा हुआ है, नोज़ से वी टेक इन एयर एंड वी टेक आउट एयर। तो वो जो नोज़ है, उसको हम जो वी कैन से लाइक, हम लोग वी टेक इन एयर थ्रू अवर नोस्ट्रल्स। ठीक है, नोस्ट्रल्स है ना जिसके थ्रू हम सांस लेते हैं। अब जो आप एयर हम सांस ले रहे हैं, कई बार तो एकदम प्योरीफाइड एयर होती है, बट एयर इन द एटमॉस्फेयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स ऑल्सो। ठीक है ना, उसमें बहुत सारे अनवांटेड पार्टिकल्स भी ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है। सो व्हेन वी इनहेल, जब आप सांस लेते हो अपने नोज़ की थ्रू, तो आपके उसमें बहुत सारे अनवांटेड पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। सो आपके नोज़ में, अगर आपको पता है, आपके नोज़ में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। सो वो जो आपके अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, जो आपको आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, वो सारे अनवांटेड पार्टिकल्स आपके ट्रैप हो जाते हैं नोज़ के हेयर्स में, और सिर्फ आपकी प्यूरिफाइड एयर आपके अंदर जाती है। ठीक है। सो अब ये जो आपके नोज़ में जो आपकी कहाँ पे ट्रैप होते हैं, नेज़ल कैविटी से हमारे जाते हैं, एयर हम अंदर लेते हैं। तो इसको हम पहली बात पूछोगे आप कि हम नेज़ल कैविटी क्यों बोलते हैं? नेज़ल कैविटी हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक ओपनिंग है जिससे आपकी बॉडी में ये ओपनिंग है जिससे आप एयर इनहेल करते हो। ठीक है। तो सबसे पहले एयर जो है वो आपकी नेज़ल कैविटी से आप लोगे, इनहेल करोगे, और फिर वो आपके, आपने अगर आप देखा हो, आपके अपना कभी अपना माउथ आप खोल के देखो तो आपको बिल्कुल बॉटम में, अपना जब माउथ खोलोगे बिल्कुल बॉटम में आपको टू होल्स नज़र आएंगे। एक आपकी विंड पाइप का होल है, एक आपका फूड पाइप का होल है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो फूड पाइप है उससे हमारा फूड अंदर जाता है, और जो विंड पाइप है उससे हमारी एयर अंदर जाती है। सो नेज़ल कैविटी से जो आप एयर इनहेल करते हो, वो आपकी एयर विंड पाइप के थ्रू आपकी लंग्स में जाती है। ठीक है। अब ये आपके लंग्स जो है, वो हमारा जो एक पार्ट हमने डिस्कस कर लिया एयर का, कि हमने जो एयर ब्रीथ करनी है वो हमने नेज़ल कैविटी से लेनी है और हमारी विंड पाइप के थ्रू जानी है। अब विंड पाइप के थ्रू वो लंग्स में जाएगी। ठीक है। अब लंग्स क्या है? लंग्स हमारी एक चेस्ट कैविटी है, चेस्ट में होता है, और उसके आसपास हमारे रिब्स होते हैं। लंग्स के आसपास हमारे रिब्स होते हैं, और यहाँ पे हमारा हार्ट भी साइड पे होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे हमारा हार्ट होता है। सो ये जो आपकी अब जो चेस्ट कैविटी की पे हम आ गए हैं, चेस्ट कैविटी का अब जो फ्लोर है बिल्कुल उसके बिल्कुल नीचे उसके एक बहुत बड़ी सारी एक मस्कुलर शीट लगी हुई है जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं। ठीक है बेटे। अब जब आप देखोगे, जब आपकी आप ब्रीदिंग करते हो, मीन्स यू टेक इन एयर एंड यू गिव आउट एयर। जब आप लेते हो सांस और सांस छोड़ते हो, उस केस में आपकी वो जो डायफ्राम है उसकी, और वो जो आपकी रिब्स केज है, उन दोनों की मूवमेंट होती है। अब हमने ये देखना है कि हमारी रिब्स केज की और हमारी डायफ्राम की मूवमेंट किस टाइप की होती है। समटाइम्स इसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी आ जाता है। तो चलो अभी मैं आपको ये डिटेल में बताती हूँ। अब देखो, जब हम सांस लेते हैं इनहेलेशन के टाइम, जब हम सांस ले रहे हैं उस टाइम हमारी जो रिब केज है वो रिब्स विल गो अप। वो आपकी, जब आप लेके देखो एट प्रेजेंट, आप जब सांस इनहेल करते हो तो आपकी जो रिब्स है वो थोड़ी सी बाहर निकलती है।
ठीक है, वो मूव्स अप, वो भारी हो जाती है और वो थोड़ी सी आपकी बाहर को आती है, आउटवर्ड आती है। और जो आपका डायफ्राम है वो सबसे नीचे फ्लोर पे है, और वो जब वो आपकी लंग्स भारी हो जाती हैं, सांस जब आप लेते हो तो वो भारी होने के कारण डायफ्राम आपका बिल्कुल मूव डाउन हो जाता है। ठीक है, ये ऑपोजिट चलते हैं, ये ध्यान रखना। रिब जब आप सांस लोगे, रिब केज आपका बाहर आएगा और डायफ्राम आपका नीचे जाएगा, बाहर के कारण वो नीचे जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम अब इसको उल्टा लें, ये सांस लेने के टाइम था, इनहेलेशन के टाइम था, और एक्सहेलेशन में क्या होगा, एक्सहेलेशन में ऑपोजिट हो जाएगा। रिब्स, क्योंकि हमारी लंग्स हल्की हो जाएंगी, रिब्स हमारी नीचे चली जाएंगी और हमारा डायफ्राम जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे दोबारा आ जाएगा। सो इसमें बेटा कई बार आपको क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में कि इनहेलेशन में या एक्सहेलेशन में रिब्स मूवमेंट कैसी होती है और डायफ्राम की मूवमेंट कैसी होती है। सो ये आपको पता होना चाहिए। इनहेलेशन के टाइम रिब्स आपकी बाहर आएंगी, बाहर कि आप उस टाइम खुद आप अपनी एक्टिविटी करके देखो, सांस लेके देखो, उसको ऑब्जर्व करो कि आपकी जो चेस्ट है वो बाहर निकल रही है, तो रिब के जो है आपका आउटवर्ड मूव होगा और आपका डायफ्राम जो है वो नीचे जाएगा। और आपका जब आप सांस छोड़ोगे, रिब केज आपका अंदर को जाएगा और आपकी डायफ्राम जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आएगा। ठीक है बेटे, और इसमें है कि हमारी बॉडी में जब हम सांस लेते हैं तब हम ऑक्सीजन इन करते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तब हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर देते हैं। हमारी बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज़ कर देते हैं जब हम ब्रीदिंग का प्रोसेस पूरा कंटिन्यू करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है बेटा, सो नाउ कम्स द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। समटाइम्स आपको पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस, तो ये इसको आप कैसे अटैम्प्ट करोगे। अब देखो, मैंने आपको डिटेल में ब्रीदिंग का प्रोसेस भी समझाया है और आपको रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी समझाया है, तो उसके बेसिस पे हम डिफरेंस लिखेंगे। नाउ ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग बेसिकली एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, like you inhale oxygen and you exhale carbon dioxide. And in respiration process, it is a biochemical process involving the complete breakdown of food to produce carbon dioxide, water and energy. आपने इसमें देखा है ना, रेस्पिरेशन में क्या आता है, जब हमारा ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हीट और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी हमारी प्रोड्यूस होती है। तो जब हमारा जो फूड है वो सिंपल फॉर्म्स में ब्रेक डाउन होगा तो हमारी ये चीज़ें प्रोड्यूस होंगी। नेक्स्ट इज ब्रीदिंग, जो होती है वो हमारी सेल के आउटसाइड होती है, इसका सेल से कुछ नहीं लेना, हमने सांस लेना और सांस छोड़ना है। और जो रेस्पिरेशन होती है वो इनसाइड द सेल होती है। ये मैंने आपको बताया भी था कि सेल के अंदर जो होती है हमारी साइटोप्लाज्म के बीच में माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बीच में हमारे सेल की रेस्पिरेशन होती है, सेल के अंदर हमारी रेस्पिरेशन होती है। अब ब्रीदिंग के बीच में कोई एंजाइम की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती इस प्रोसेस में, क्योंकि सिंपल इसमें सांस लेना है, सांस छोड़ना है। और ये एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है आपको रेस्पिरेशन के कुछ स्टेजेस पे, वो क्योंकि जो आपने फूड है उसको आपने ब्रेक डाउन करना है। फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए हमारी बॉडी के बीच में एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स जब उनके ऊपर एक्ट करेंगे तो आपका फूड वो सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक डाउन होगा। और ब्रीदिंग के टाइम बेटा लास्टली आता है कि हमारे को कोई एनर्जी हमारी इवॉल्व नहीं होती, बट इन केस ऑफ रेस्पिरेशन एनर्जी इज रिलीज्ड इन कंट्रोल्ड एंड स्टेप वाइज मैनर। ठीक है बच्चे, अभी तक हमने ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग्स हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं, ब्रीदिंग इन रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। अब हम और एनिमल्स जो है उनमें डिस्कस करते हैं। पहले हमारी बारी आती है अर्थवॉर्म की। अर्थवॉर्म आप लोगों ने देखे हुए हैं ना, ये ड्यूरिंग मानसून्स, रेनी सीजन, उस टाइम तो अर्थवॉर्म्स बहुत निकलते हैं। सो ये जो अर्थवॉर्म्स हैं और जो ये लीचेस हैं, इन लोगों का कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है ब्रीदिंग के लिए। जैसे ह्यूमंस का नोज़ के थ्रू वो ब्रीथ करते हैं, आपकी जो फिशेस हैं वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, इस टाइप से अर्थवॉर्म्स और लीचेस का कोई एक स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है जिससे वो ब्रीथ करेंगे।
ये बेसिकली ये ब्रीथ कहाँ से करते हैं, ये अपने स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं। ये क्यों, देखो अब जो ये आप बोलोगे ह्यूमन बींग्स भी तो कर सकते हैं ना स्किन के थ्रू, बट नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि आप देखो बॉडी का साइज़, जो अर्थवॉर्म्स हैं उनका बॉडी साइज़ बहुत छोटा होता है और जो ह्यूमन बॉडी है वो बहुत बड़ी है। और ये जो आपके अर्थवॉर्म्स हैं इनमें बोन्स नहीं है, जो ह्यूमन बॉडी है उसमें बोन्स हैं, वो बड़ी होने के कारण उसके ऑर्गन्स भी ज़्यादा हैं। तो ये जो आपके अर्थवॉर्म्स हैं ये इनकी ज़्यादा जो बॉडी है वो एक्सपोज है बाहर एटमॉस्फेयर के साथ, और जो हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी की बॉडी है, वो एक्सपोज बाहर के एटमॉस्फेयर के साथ ज़्यादा नहीं है। सब देखो, अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग्स अगर स्किन के थ्रू ब्रीथ करेंगे तो उस केस में क्या होगा, हमारी बॉडी का साइज़ बड़ा है और हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। तो इसके कारण क्या होगा कि अगर हम स्किन के थ्रू हम लोग ब्रीथ भी कर लेते हैं तो हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। बट ये अर्थवॉर्म्स और लीचीज जो हैं ये स्मॉल इन साइज़ हैं, इनका साइज़ बहुत छोटा और इतनी इनकी डेलिकेट बॉडी नहीं है, इनके बोन्स नहीं है, तो इस केस में ये आराम से स्किन के थ्रू ब्रीथ कर लेते हैं। ये क्या करते हैं, स्किन के थ्रू ये ब्रीथ करते हैं तो वो अपनी ऑक्सीजन ले लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं स्किन के थ्रू, और ये इनकी ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में मिलके ऑक्सीजनेटेड ब्लड जनरेट करता है, और फिर ये अपनी बॉडी के स्किन के थ्रू ही ये अपनी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज़ कर देते हैं। अब ह्यूमन बॉडी में भी ऐसा ही होता है कि हम जब नोज़ के थ्रू इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, उसके बाद में वो ऑक्सीजन, वो आपका जो ब्लड ऑक्सीजन है वो सारी बॉडी ऑर्गन्स में पहुंचता है और ब्लड के साथ वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा जनरेट होता है। फिर हम नोज़ के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, अब ये देखो ऐसे ही हमारे जो फ्रॉग्स हैं, फ्रॉग्स में भी ये एक एबिलिटी है कि वो अपनी स्किन के थ्रू, मॉइस्ट स्किन के थ्रू वो अपनी वो जो जो ये गैसेस हैं उनकी एक्सचेंज ऑफ गैसेस वो है जो है वो अपने स्किन के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं एक बात बताना चाहूँगी कि जो आपके फ्रॉग्स हैं इनमें देखो ये एबिलिटी है कि इनके पास गिल्स होते हैं। जब फ्रॉग छोटा होता है, बेबी फ्रॉग को हम टेडपोल कहते हैं, वो वाटर में रहता है, तो जब ये वाटर में रहते हैं तब ये गिल्स के थ्रू अपना ब्रीथ करते हैं। जब ये लैंड पे आ जाते हैं तो ये अपने नोज़ के थ्रू ब्रीथ करते हैं और ये अपने मॉइस्ट स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं। सो इनके पास ये तीनों एबिलिटीज़ हैं। हम ये तीन जो ऑर्गन्स हैं, नोज़ हैं, गिल्स हैं या स्किन है, इनके थ्रू ही हम सांस ले सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो फ्रॉग में ये तीनों एबिलिटीज़ हैं, वो तीनों के थ्रू वो अपने एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकता है। ठीक है बेटा, अब बारी आती है हमारी कॉकरोच की। कॉकरोच हो गया या कोई भी और बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जिनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम तो होता ही है, वो तो सब में ही होगा क्योंकि खाना हमारा ब्रेक डाउन होगा, उसी कारण हम करते हैं ना, सांस लेते हैं और हमारा खाना ब्रेक डाउन होता है तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी हमारी प्रोड्यूस होती है। तो जो कॉकरोच और काफ़ी इंसेक्ट्स हैं उनके पास एक मतलब बहुत सारा नेटवर्क होता है, एक ब्रांच एयर ट्यूब्स का, जिनको हम ट्रेचे कहते हैं। ठीक है, ये जो ट्रेचे हैं, जो एयर ट्यूब्स हैं, इनकी ओपनिंग्स होती हैं स्पायरेकल से, जो इनकी बॉडी के सरफेस पे होती है। तो समटाइम्स आपको क्वेश्चन आ जाता है स्पायरेकल्स क्या होता है, तो आपने ये बताना है कि जो ट्रेचे होते हैं, जो एयर ट्यूब्स होती हैं इंसेक्ट्स में, उनकी ओपनिंग्स जो बॉडी सरफेस पे होती हैं उसको हम स्पायरेकल्स कहते हैं। तो ये जो स्पायरेकल्स हैं ये ओपन और क्लोज होते हैं। किस लिए ओपन और क्लोज होते हैं? क्योंकि यहाँ से इनकी गैसेस जो है वो एक्सचेंज होती हैं, वो गैस इन लेते हैं एंड गैस आउट करते हैं। तो वो किस के थ्रू होती है? वो स्पायरेकल्स के थ्रू होती है। ठीक है बेटा, कम्स फिश पे देखो आप डिटेल में आप लोग 6th क्लास में पढ़ चुके हो कि जो फिश है वो उसके गिल्स होते हैं, वो गिल्स के थ्रू वो ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करती है।
तो जो फिश होगी, टेडपोल होगी या और एक्वेटिक एनिमल्स जो आपके पानी में रहते हैं, उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है? उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो उनको उसको कहते हैं गिल्स। वो गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। जो ये गिल्स हैं ये बहुत सारी कैपिलरीज से बने होते हैं जिनके बीच में ब्लड वेसल्स होते हैं। हम कैपिलरीज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, आपके 11th चैप्टर में, ठीक है। तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये क्या करते हैं, ये जो पानी के बीच में ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है वो ऑक्सीजन को वो निकालते हैं और उसको वो ब्रीथ इन करते हैं। और ऐसे ही जो अपने और बॉडी ऑर्गन से वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, अपने सराउंडिंग्स में देते हैं। तो ये प्रोसेस फिशेस कहाँ से करती हैं और जो एक्वाटिक एनिमल्स है वो कहाँ से करते हैं? वो आपके गिल्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। नाउ कम्स, अभी तक हमने बात की थी एनिमल्स की कि वो कैसे ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, ब्रीदिंग प्रोसेस और रेस्पिरेशन प्रोसेस। अब बात आती है हमारी प्लांट्स की, प्लांट्स में कैसे रेस्पिरेशन होती है। आप प्लांट्स के बारे में डिटेल में 6th क्लास में आपने पढ़ा है कि प्लांट्स में भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, बट प्लांट्स में ये प्रोसेस थोड़ा सा ब्रीदिंग का जो वो डिफरेंट है। अब ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स टेक इन करते हैं ऑक्सीजन और गिव आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, बट हमारे जो प्लांट्स हैं वो टेक इन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और गिव आउट करते हैं ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके कारण ही हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो मेंटेन रहता है, हमारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की रेशो में डिफरेंस ज़्यादा नहीं आता। इसीलिए कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाओ ताकि हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। अब आपने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है। ग्रीन प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इन चीज़ों की प्रेजेंस में वो अपना खाना बनाते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का जिसमें वो रेस्पिरेशन प्रोसेस प्लांट्स में पॉसिबल होता है। तो ये जो प्लांट्स क्या करते हैं, ये अपने जो एक गैसेस के एक्सचेंज है, मींस वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और वो ऑक्सीजन रिलीज़ आउट करते हैं। वो किसके थ्रू करते हैं? वो ग्रीन लीव्स के बीच में एक छोटी छोटी ओपनिंग्स होते हैं जो आपको नेक्ड आई से नहीं नज़र आती हैं। वो ओपनिंग्स को वो लीव्स के सरफेस पे होती है जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। तो बेटा अब आपने जैसे हमने पहले डिफरेंस किया था रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में ह्यूमन बॉडी के केस में, ऐसे ही हम करेंगे अब डिफरेंस रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में। आप दोनों के बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, अब इन पे डिफरेंस पे आते हैं। सो रेस्पिरेशन में क्या होता है, प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन सच एज जो हम ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ग्लूकोज जब रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। और फोटोसिंथेसिस में क्या होती है, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, राइट। और रेस्पिरेशन के दौरान केमिकल एनर्जी हमारी हीट एनर्जी के बीच में ट्रांसफॉर्म होती है, कन्वर्ट होती है। पहले केमिकल एनर्जी वो कन्वर्ट किस में होगी, हीट एनर्जी में। और जो फोटोसिंथेसिस में है लाइट एनर्जी जो है वो हमारी किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इज अब्जॉर्ब्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। रेस्पिरेशन में ये होता है ना, ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। और फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। रेस्पिरेशन जो है वो कहाँ होती है, वो इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो आपके सेल्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में होती है, प्लांट चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों। और जो फोटोसिंथेसिस है वो आपकी ग्रीन लीव्स की में होती है, वो सिर्फ आपकी वो एनिमल्स में नहीं होती है, वो प्लांट्स में ही होती है और वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल होती है। रेस्पिरेशन जो है वो पूरा दिन कंटिन्यूस प्रोसेस है, दिन रात वो चलती ही रहती है। बट जो आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ दिन में ही होती है, डे टाइम में हो सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट
सनलाइट जो है आपकी वो दिन में ही होगी। सो इसके कारण ये कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है। ठीक है बेटा। So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.